दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान बायोलॉजी का अध्याय 6 विकास चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। इससे पिछली वीडियो में दोस्तों मैं आपके क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर कवर करा चुका हूं, तो आप क्या है प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से आप तैयारी कर सकते हैं। वही तो क्लास 12th बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से दोस्तों आप वीडियो देखकर आप क्या है सभी चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं। तैयारी जीत की अब की बार बोर्ड एग्जाम में 95% पार के उद्देश्य हम क्या है लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, जो कि क्या है 2 नंबर वाले प्रश्नोत्तर रहते हैं। तो इसमें आपको दोस्तों तैयार कर लेना है समजात अंग और समृद्धि अंग। ओके, इस आपके चैप्टर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है समजात अंग और समृद्धि अंग के बारे में, और उनके अंतर तैयार करना है समजात अंग और समृद्धि अंग के अंतर। ओके, तो पहले हम देख ले समजात अंग क्या है और उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। तो समजात अंग जीवों के ऐसे अंग जो मौलिक संरचना यानी उत्पत्ति में समान होते हैं, लेकिन विभिन्न कार्य संपन्न करने हेतु विभिन्न प्रकार से अनुकूलित हो जाते हैं, समजात अंग आपके कहलाते हैं। ओके, समजात जो अंग है जो स्पष्ट करते हैं कि इन जीवों के पूर्वज क्या है समान होंगे। उदाहरण के लिए मतलब समजात अंग क्या होते हैं, ऐसे अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, वो समजात अंग कहलाते हैं। इसी का अपोजिट बिल्कुल आपका होता है समृद्धि अंग। ओके, समजात अंग आपने देख लिया है। इसके उदाहरण जैसे लिख देते मनुष्य के हाथ और घोड़े के अग्रपाद। तो ये आपके देखिए उत्पत्ति इनकी समान है लेकिन इनके कार्य अलग अलग हैं। ओके, जैसे मनुष्य के हाथों को अपने कामों के करता है, लेकिन घोड़े का जो अग्रपाद होते हैं वो अपने क्या चलने के लिए दौड़ने के लिए क्या है उनको यूज करता है। ओके, उपयोग करता है। तो हमने क्या देखा कि उनकी क्या है जो उत्पत्ति है तो समान है, संरचना समान है, लेकिन जो कार्य करते हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं। ओके, इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल दी है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। ओके, जीवाश्म विज्ञान को परिभाषित कीजिए। तो जीवाश्म क्या होते हैं, तो प्राचीन समय के जीवों के अवशेष को हम क्या है जीवाश्म कहते हैं। ओके, यहाँ प्राचीन समय को क्या है प्रायः 10,000 वर्ष पूर्व का माना जाता है। ओके, जीवाश्म जीवों की छाप, मोल्ड, अंबर जैसे पदार्थ में सुरक्षित पूर्ण जीव या जीव के कठोर अंगों जैसे दांतों आदि के रूप में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पूछा यार जीवाश्म विज्ञान, तो जीवाश्मों की खोज व अध्ययन क्या है हमारा जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि समजात तथा समृद्धि अंगों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, या फिर क्वेश्चन आपका समजात अंग और समृद्धि अंग में अंतर बोर्ड एग्जाम 2020 में आ चुका है। ओके, तो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है, आपका रिपीट क्वेश्चन हो सकता है। ओके, तो समजात अंग और आपको समृद्धि अंग की परिभाषा उदाहरण तैयार कर लेना है। साथ ही दोस्तों आपको समजात अंग और समृद्धि अंग में अंतर तैयार कर लेना है। तो समजात अंग तो हम देख ही चुके हैं कि जीवों के ऐसे अंग जो क्या है मौलिक संरचना जिसमें उत्पत्ति और शरीर संरचना में क्या है समान होते हैं लेकिन विभिन्न कार्य संपन्न करते हैं। ओके, वो आपके कहलाते हैं समजात अंग। ओके, ये आपको डायग्राम के साथ ही बताएगा, पेपर में आपको डायग्राम नहीं बताना, उदाहरण में लेकिन आपको बता देना है कि चमगादड़ के पंख, घोड़े के अग्र पाद, मनुष्य के हाथ, बेल के आपके फिलपर, ये सब आपके क्या है समजात अंग के उदाहरण है। ओके, तैयार कर लिए, क्योंकि ये क्या है संरचना उत्पत्ति में समान है लेकिन इनका क्या है जो कार्य होते हैं एक ही कार्य इनके क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे आता है हमारा समृद्धि अंग। तो समृद्धि अंग में क्या होता है भिन्न उत्पत्ति व संरचना वाले लेकिन समान कार्य संपन्न करने वाले अंग आपके क्या है समरूप, समृद्धि या तुल्य रूप अंग कहलाते हैं। ओके, इसका समृद्धि अंग में क्या होता है कि इनकी जो क्या है उत्पत्ति और संरचना होती है वो क्या है भिन्न भिन्न होती है लेकिन जो कार्य होता है वो क्या है सभी का समान होता है, वो आपके है समृद्धि अंग कहलाते हैं। सब तो पेपर में अगर आपको आता है समृद्धि अंग और समजात अंग, तो आपको बस आपको ये बताना है। समृद्धि अंग में तो बस आपको ये 2 लाइन बता देनी है। ओके, बिल्कुल सिंपल है। आपका जो समृद्धि है वो आपका क्या है समजात अंग के बिल्कुल उल्टा है। ओके, उदाहरण आपको बता देना है कीटों के जो पंख होते हैं, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख, ये सब आपके क्या है समृद्धि अंग के उदाहरण हो जाते हैं। कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों आपको तैयार कर लेना है लैमार्कवाद और नवलैमार्कवाद में अंतर। एमपी बोर्ड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। तो लैमार्कवाद और नवलैमार्कवाद क्या है तो इसे देख लेते हैं। तो लैमार्कवाद में क्या है यह लैमार्क द्वारा प्रतिपादित विकासवाद का मूल रूप है, जबकि जो नवलैमार्कवाद है नव यानी नवीन, तो यह लैमार्क के मूल विकासवाद को आधुनिकता ज्ञान के समकक्ष रखने हेतु उसका रूपांतरण है, क्योंकि ये क्या है नवलैमार्कवाद। ओके, जिसको किसके अकॉर्डिंग बनाया गया है आधुनिक मतलब आधुनिक युग के अनुसार आधुनिक ज्ञान के समकक्ष रखने हेतु इसका रूपांतरण रूप है किसका लैमार्कवाद का। नेक्स्ट है इस विकासवाद के मुख्य बिंदु हैं आपका अंतर्निहित जैविक बल, जीन की प्रवृत्ति, इच्छा, अंगों का प्रयोग या अनुप्रयोग, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, जबकि नवलैमार्कवाद में ऐसे किसी भी पहलू को क्या है कोई महत्व नहीं दिया गया है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है कि इसका
मानना है कि किसका, लेमार्कवाद का। लेमार्कवाद का मानना है कि पर्यावरण में हुआ कोई भी परिवर्तन जीवों में सचेतन प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, जबकि नव लेमार्कवाद कहता है कि परिवर्तित पर्यावरण जीव को क्या है प्रत्यक्ष रूप से क्या है प्रभावित करता है। मतलब जो हमारा वातावरण है अभी वर्तमान का, वो क्या है प्रत्यक्ष रूप से हमें क्या है डायरेक्ट प्रभावित कर रहा है, ये क्या है नव लेमार्कवाद का कहना है। फिर नेक्स्ट है आपका, जीव के उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में संचरित हो जाते हैं, लेमार्कवाद कहता है। जबकि जो आपका नव लेमार्कवाद है इसके अनुसार केवल जनन कोशिकाओं को प्रभावित करने वाले परिवर्तन ही क्या है अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जहां काय की कोशिकाओं ही जनन कोशिका बनाती हैं, वहां यह लक्षण अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। तो ये हो जाता है दोस्तों हमारा लेमार्कवाद और नव लेमार्कवाद में अंतर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी दोस्तों आप क्या है प्रॉपर रूप से क्या है नोट्स चाहते हैं, डिटेल से पढ़ना चाहते हैं चैप्टर को, ओके, तो नोट्स आप ले लीजिएगा, कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स में दोस्तों आपको क्या है ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा, साथ ही पीबीएस ईयर पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा, जिससे प्रॉपर रूप से आप क्या है कम समय में तैयारी कर पाएंगे। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 9039534479 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे देख लेते हैं। एक और हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमारा लॉन्ग में आता है। ओके, लॉन्ग में रहता है हमारा, लॉन्ग में भी शॉर्ट में से बन सकता है। वो हमारा क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम 2019 में आ चुका है, 23 में आ चुका है। इस चैप्टर से यूरो एवं मिलर के प्रयोग का नामांकित चित्र बनाइए। ओके, तो आपकी देखिए शॉर्ट में आता है, तो वैसे आपसे केवल क्वेश्चन आएगा कि आपको क्या डायग्राम बस बनाना है, केवल इस प्रकार से। ये आपका डायग्राम है। ओके, यूरो और मिलर ने जो प्रयोग किया उसका डायग्राम बनाइए, वो आपका आ सकता है क्वेश्चन। ओके, बाकी अगर फिर आपको क्या है लॉन्ग में भी आपको आ सकता है। ओके, तो किस प्रकार से यूरो और मिलर ने प्रयोग किया ये आपको अच्छे से तैयार रखना है। ओके, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ यूरो और मिलर का प्रयोग। ओके, ध्यान से थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ AI ऑपरेटिव तथा आपका हार्लैंड के रासायनिक विकास की संकल्पना की पुष्टि हेतु SL मिलर, फुल फॉर्म क्या है, फुल नेम क्या है, SL मिलर और यूरो का हेलाल्ड यूरो ने क्या है प्रयोग किया। उन्होंने क्या कि जीवों की उत्पत्ति के लिए क्या है कि जो पहले समय में क्या है जीवों की उत्पत्ति संभव थी कि नहीं थी, उस समय का वातावरण में जो था, पहले समय का जो वातावरण था उसमें क्या है जीवों की उत्पत्ति संभव थी कि नहीं थी, उसका पता लगाने के लिए उन्होंने ये प्रयोग किया। तो प्रयोग में क्या क्या किया चलिए हम इसे देख लेते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ा, ये बहुत अब देखिए डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, एक बहुत बड़ा क्या है कांच का फ्लास्क लिया और एक छोटा सा कांच का क्या है फ्लास्क लिया था। ओके, ये आपका बड़ा वाला फ्लास्क छोटा वाला फ्लास्क इस प्रकार से पूरा कनेक्ट है। साथ ही है कि क्या है एक संघनन लगा हुआ है। संघनन क्या कहलाता है, जो कि क्या है गैस को क्या करता है द्रव में बदल देता है। ओके, साथ ही यहाँ क्या कह रहे यू आकार की एक पाइप लगी हुई थी। इस प्रकार से पूरा सिस्टम था। इसमें क्या किया है यूरो और मिलर ने क्या किया, इसमें क्या है आपके क्या लिया, मीथेन लिया, अमोनिया लिया और आपका जल लिया और आपका हो जाता है हाइड्रोजन गैस ली। मैंने इसमें तीन चीजें ली थी, इस फ्लास्क में 3 चीजें ली। एक आपका मीथेन लिया, दूसरा आपका अमोनिया लिया, तीसरा आपका क्या हाइड्रोजन लिया। ओके, तो ये आप यहाँ ले लिया। साथ ही आप देख रहे हैं 2 प्रकार से क्या है जोड़ा गया है। तो यहाँ क्या इलेक्ट्रोड जोड़ दिए गए, 2 तार यहाँ सेट कर दिए गए, इलेक्ट्रोड किए गए हैं, इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिए और लगभग यहाँ से कम से कम 60,000 वोल्ट यहाँ क्या है लगातार इसमें क्या है धारा दी जा रही थी। ओके, इसके बाद एक जो छोटा वाला ये फ्लास्क है, जो छोटा फ्लास्क है, इस पर क्या किया जो पानी को लगातार उबाला गया, पानी को लगातार उबाला गया किसी बर्नर की सहायता से। आपको बर्नर बना लेना, बर्नर की सहायता पानी को उबाला गया। तो अब यहाँ से पानी उबलेगा तो उसकी वाष्प बनेगी। वाष्प को क्या है इसमें पूरा ये पूरे जो वाष्प थी पूरे इस पाइप में क्या है फैली रहती थी। ओके, तो यहाँ आपको मान के भी चलना कि पानी भी था। ओके, मतलब वाष्प के रूप में पानी भी था। लेकिन मैंने यहाँ कौन सी 3 चीज ली गई थी, मीथेन लिया गया था, अमोनिया लिया गया था और हाइड्रोजन लिया गया था। ओके, हाइड्रोजन गैस ली गई थी। फिर यहाँ से 2 इलेक्ट्रोड लगाए यहाँ पर लगातार 1 हफ्ते तक 7 दिन तक यहाँ लगातार क्या है 60,000 वोल्ट किया है धारा प्रवाहित की और इसको क्या है काम चलने दिया। ओके, तो जैसे अब ये जब लगातार इसमें क्या है धारा दी गई, 7 दिन तक ये प्रयोग चलता रहा, तब क्या निष्कर्ष निकला इसे हम देख लेते हैं। ये प्रयोग हो जाता है, निष्कर्ष निकला आता है यहाँ से जो भी गैस बनी। ओके, 7 दिन बाद जो भी यहाँ से मटेरियल बनता होगा, जो भी गैस बनती होगी वो इस पाइप के द्वारा आती थी। तो इस पाइप के द्वारा आती थी तो यहाँ से क्या है उसे संघनन लगा था, तो ये क्या है ठंडा कर देती थी, तो गैस को क्या है लिक्विड में बदल देती थी। लिक्विड होते हुए लिक्विड यहाँ क्या है ये यू आकार की जो पाइप है, यू आकार की पाइप, इस पर क्या है लिक्विड वो कलेक्ट हो गया। अब जो लिक्विड मिला वो बहुत गहरे लाल रंग का लिक्विड उनको मिला, किसको यूरो और मिलर को ये गहरे लाल रंग का लिक्विड की मिला और इस लिक्विड को यहाँ से निकाला और फिर इसका क्या है देखा कि इस लिक्विड में क्या क्या आइटम बने हुए हैं। ओके, तो थोड़ा सा आपको थ्योरी भी आपको तैयार करके रखनी है, बाकी ज्यादा थ्योरी तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप समझ लेते जैसे मैं समझा दिया वही आपको क्या लिख देना है। ओके, बाकी अभी तक पेपर में आपको चित्र बस बनाने आता है, लेकिन आपको क्या है फिर भी 2 से 3-4 लाइन आपको लिख के तैयार रखना है। इस हेतु इन वैज्ञानिकों ने आद्य पृथ्वी की परिस्थितियों की प्रयोगशाला में पुनर्रचना की। इस हेतु उन्होंने कांच की नलियों व फ्लास्क की सहायता से एक उपकरण तैयार किया। फ्लास्क में या बड़े फ्लास्क में हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन व जल वाष्प लेकर आद्य पृथ्वी के अपचायक वायुमंडल बनाया।
इस कक्ष में ऊष्मा के रूप में तथा फ्लास्क में लगे इलेक्ट्रोड में विद्युत स्पार्क द्वारा ऊर्जा प्रदान की। जो यहाँ इलेक्ट्रोड लगे रहे उसमें ऊर्जा लगातार प्रदान की गई। इस फ्लास्क से यानी कक्ष में बने द्रव को दूसरे कक्ष में क्या संघनित कर लिया गया था। तो मैंने आपको यहाँ क्या बताया कि यहाँ से जो भी आपका लिक्विड बनता है, ओके, जो भी आपको मटेरियल बनता है वो आपको यहाँ से गैस बनेगी, ओके, तो यहाँ से जाएगा तो ये द्रव के रूप में आपको यहाँ द्रव के रूप में आपका हो चला जाएगा, क्योंकि यहाँ गैस संघनन कर दिया है, ठंडा वाला सिस्टम लगा हुआ है, तो यहाँ कलेक्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ से आपको क्या है, इस फ्लास्क या कक्ष में बने द्रव को दूसरे कक्ष में संघनित किया जाता है एक सप्ताह कब तक, और एक सप्ताह तक ये प्रयोग जारी रखा। मतलब ये सिस्टम पूरा सेट कर दिया और एक सप्ताह तक ऐसा काम समय लगातार चलता रहा। ओके, रखने के बाद एकत्र हुआ द्रव रासायनिक संगठन का विश्लेषण किया। मतलब जो लिक्विड बना गहरे लाल रंग का, उसमें देखा कि उसमें क्या क्या चीजें बनी, तो उसमें क्या क्या बना वो देख लेते। तो जो गहरे लाल रंग का जो लिक्विड बना उसमें क्या है, अमीनो अम्ल था, आपका ग्लाइसिन था, एलिनिन था, पार्थिक उपस्थित था, पता लगा। बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने भी इस प्रयोग को दोहराए। इन प्रयोगों से अमीनो अम्ल के साथ रंजकों, वसा, निक्लोटाइड जैसे रसायन भी क्या है उपस्थिति दर्शाई। मतलब ये सब आइटम मिला। इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो समय, मतलब बहुत समय प्राचीन समय में जो वातावरण था, वातावरण पहले से बना दिया, ओके, और फिर उससे जो चीजें मिली, इससे समझ में आता है ये सब आइटम मिले, ये क्या है उत्पत्ति के लिए आवश्यक होते हैं। इससे समझ में आता है कि जो पहले का वातावरण था वो क्या है उत्पत्ति के लिए अनुकूलित था, लेकिन अब जो वर्तमान का वातावरण है वो अनुकूलित नहीं है, क्योंकि जो पहले का जो वातावरण था वो क्या औपचारिक के रूप में था। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है आपका यूरो मिलर का प्रयोग। हो गया, आप समझ गए होंगे। मैंने आपको क्या है उसको जिस प्रकार से मैंने समझा उसको आपको माइंड में एक बार रखना है और डायग्राम बनाकर एक दो बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में अक्सर क्या है डायग्राम बनाने के लिए आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी दोस्तों डिटेल से प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं कोर्स को दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।